Good morning. So last discussion was on EOQ, जहां हमने EOQ का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया. द फर्स्ट टेक्निक ऑफ मटेरियल कंट्रोल, जिसके थ्रू हम मटेरियल परचेज पॉलिसी बनाते हैं कि हमें कितना मटेरियल परचेज करना है एक ऑर्डर में. हम डिसाइड कर रहे हैं ऑर्डरिंग क्वांटिटी. जहां परचेज पॉलिसी की बात थी तो मैंने आपको दो पॉलिसीज के नाम वहां लिख के दिए थे. वन EOQ एंड सेकेंड इज JIT. एज फार एज EOQ इज कंसर्न, EOQ में हम पूरे एनुअल कंजम्पशन या एनुअल डिमांड को असेस करते हैं कि रॉ मटेरियल हमें एनुअली कितना चाहिए, एंड देन उस एनुअल डिमांड के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हम ईच ऑर्डर कितना परचेज करेंगे. नाउ JIT की बात करें तो JIT का कॉन्सेप्ट हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं अभी के लिए. JIT, जस्ट इन टाइम policy says purchase whenever it is needed. It is just simple like that. Purchase whenever it needed. जैसी हमारी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट आएगी हम उसी वक्त रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, जस्ट इन टाइम. बेनिफिट, कैरिंग कॉस्ट जीरो, कैरिंग कॉस्ट नहीं होगी. ड्रॉबैक, स्टॉक आउट कॉस्ट के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जस्ट इन टाइम परचेज करने के केस में यदि आपको उस वक्त रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं हुआ तो आप ऑर्डर फुलफिल नहीं कर पाएंगे, और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी इंक्रीज होगी क्योंकि हमें रिपीटेटिवली परचेज करना पड़ेगा. बट कैरिंग कॉस्ट ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी, तो वो हमारे लिए एक अच्छा बेनिफिट हो सकता है. चलिए उस पर बाद में और डिटेल में बात करेंगे. पहले वापस EOQ पे आते हैं. EOQ में लास्टली हमने कैरिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कैलकुलेशन की बात की, डिस्काउंट ऑफर की बात. एक कॉन्सेप्ट और साथ में हम यहां ऐड करते हैं, एंड दैट इज सेफ्टी स्टॉक. व्हाट इज सेफ्टी स्टॉक? EOQ हमने डिसाइड किया कि वी विल फॉलो EOQ पॉलिसी, बट EOQ पॉलिसी क्या है? एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी वी विल परचेज इन एवरी ऑर्डर इन ऑर्डर टू फुलफिल आवर एनुअल रिक्वायरमेंट, कि पूरा साल जितना रॉ मटेरियल चाहिए उसके लिए हम एक स्पेसिफिक क्वांटिटी परचेज करेंगे. लेकिन यहाँ एक कॉन्सेप्ट हम और ऐड कर रहे हैं, सेफ्टी स्टॉक. देन व्हाट इज सेफ्टी स्टॉक? सेफ्टी स्टॉक का मतलब है आप अपनी रिक्वायरमेंट असेस करते हैं ना, अकॉर्डिंगली आप परचेज करते हैं, दैट इज ओके, बट स्टिल यू हैव टू मैनेज सम क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल इन सेफ्टी फॉर्म, कि आपको वो क्वांटिटी कभी भी इमरजेंसी में यूज आ सकती है. तो यदि आप सेफ्टी स्टॉक मैनेज कर रहे हो तो इसका मतलब ये हो गया कि वो स्टॉक बहुत रेयरली यूज में आएगा, और यू कैन से वो स्टॉक मैक्सिमम टाइम आपके स्टोर रूम में ही रहेगा. तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं, इन केस ऑफ EOQ हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमारी सेफ्टी स्टॉक कभी भी कंज्यूम नहीं होगी, एंड दैट विल इनकर्ड कैरिंग कॉस्ट. डाउन में पड़ा है ना, कैरिंग कॉस्ट तो लेगा. तो जब भी हम सेफ्टी स्टॉक को इंक्लूड करेंगे हम अपनी कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज कर देंगे. आवर कैरिंग कॉस्ट विल बी इंक्रीज्ड बाय सेफ्टी स्टॉक मल्टीप्लाई बाय C, क्योंकि सेफ्टी स्टॉक पे फिर एवरेज चार्ज नहीं लगेगा, सेफ्टी स्टॉक पे पूरे साल भर का कैरिंग कॉस्ट लगेगा. तो जो कैरिंग कॉस्ट हमने EOQ में निकाला दैट इज तो लगेगा ही, साथ में हमारे पास सेफ्टी स्टॉक का कैरिंग कॉस्ट भी लगेगा. तो वो कैरिंग कॉस्ट तो है जो हमने वहां लिखा है, उसमें ये और एडिशन आ जाएगा, कैरिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक. इज इट क्लियर? चलिए, नाउ द सेकेंड टेक्निक of inventory management, you can say, or
मटेरियल कंट्रोल। ये जो टेक्निक हम यहाँ बात कर रहे हैं ना, मटेरियल कंट्रोल टेक्निक्स, ये टेक्निक्स एज इट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट का भी कॉन्सेप्ट है। दैट मीन्स ये पूरा चैप्टर वापस पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम के सब्जेक्ट में, वहां हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट की जब बात करेंगे। तो सेकंड है लेवल्स ऑफ स्टॉक या फिक्सेशन ऑफ स्टॉक लेवल्स। फिक्सेशन ऑफ स्टॉक लेवल्स, फिक्सेशन ऑफ स्टॉक लेवल्स का मतलब हमें गोडाउन में कितना स्टॉक कैरी करना चाहिए, उसके हम कुछ लेवल्स फिक्स कर देते हैं। मेनली 3 लेवल फिक्स होते हैं। व्हाट मैक्सिमम स्टॉक वी शुड कैरी इन आवर गोडाउन, कि पर इससे ज्यादा तो स्टॉक कभी होना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा हमारी कभी भी डिमांड नहीं होगी। जब डिमांड हमारी इससे ज्यादा कभी होगी ही नहीं, तो हम उससे ज्यादा स्टॉक क्यों रखें, अननेसेसरी अपनी कैरिंग कॉस्ट क्यों बढ़ाएं। प्लस मिनिमम स्टॉक इतना तो ऑलवेज गोडाउन में होना ही चाहिए। यदि इससे कम स्टॉक गोडाउन में हुआ तो स्टॉक आउट की प्रॉब्लम आ जाएगी। इससे कम कभी ना हो, सॉर्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक। थर्ड लेवल, एक फैक्ट हमें पता होना चाहिए कि कभी भी रॉ मटेरियल हम ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर करते ही दुकान में पहुंच नहीं जाएगा, ऑर्डर करते ही गोडाउन में सप्लाई नहीं मिल जाएगी। ऑर्डर करने के बाद मटेरियल को रिसीव करने में कुछ टाइम तो लगेगा, एंड दैट टाइम इज नोन एज लीड टाइम, रीऑर्डर पीरियड। यानी ऑर्डर करने के बाद ऑर्डर्ड मटेरियल को रिसीव करने में कितना टाइम लगता है। तो क्या हम मटेरियल खत्म होने दें और फिर ऑर्डर करें? पहले ही करेंगे, थोड़ा पहले। अब ये थोड़ा पहले कौन, कितना थोड़ा पहले, कितना थोड़ा पहले? सर कॉन्सेप्चुअली सोचो ना, कितना थोड़ा पहले। सर एसेस करो कि ऑर्डर करने के बाद ऑर्डर को रिसीव करने में टाइम कितना लगता है, उस पीरियड में कितनी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, उतना मटेरियल जब गोडाउन में आ जाए, उस लेवल पे आते ही ऑर्डर कर दो। क्योंकि ऑर्डर रिसीव होने में जितना टाइम लगेगा उतने टाइम का मटेरियल मेरे पास है, होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट से हम ये 3 लेवल फिक्स कर रहे हैं। लेवल फिक्सेशन को कुछ यूं समझें, फॉर्मूले तो मैं आपको लिखवा दूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को यदि समझें, ये मैंने मैक्सिमम लेवल फिक्स कर दिया, यहां मैंने मिनिमम लेवल फिक्स कर दिया, और यहां मैंने री ऑर्डर लेवल फिक्स कर दिया। री ऑर्डर लेवल का मतलब हो गया कि व्हेन वी शुड प्लेस एन ऑर्डर। एक सेकंड।
सो अकॉर्डिंगली समझें, एक एग्जांपल से समझें। मान लीजिए मेरा स्टॉक अभी मैक्सिमम लेवल पे है एंड आई स्टार्ट्स कंज्यूमिंग, धीरे धीरे रॉ मटेरियल कम होता जाएगा। जैसे हम यहाँ आएंगे ऑर्डर कर देंगे, उस ऑर्डर को रिसीव होने में जितना टाइम लगेगा उतनी देर हम और कंजम्पशन करते रहेंगे। जरूरी नहीं है पूरा मिनिमम लेवल को टच कर जाए। और ऑर्डर आ गया, ऑर्डर रिसीव होते वापस हम मैक्सिमम पे आ जाएंगे, क्योंकि उससे ज्यादा तो कभी स्टोर होगा ही नहीं। तो हम ऑर्डर भी उसी तरीके से करेंगे कि हम मैक्सिमम से ऊपर ना जाएं, फिर कंजम्पशन चलेगा। जैसे ही आएंगे ऑर्डर कर देंगे, हो सकता है इस बार ऑर्डर थोड़ा सा डिले हो जाए तो हम शायद यहां तक आ जाए, कोई बात नहीं। फिर ऑर्डर आ गया, फिर ऑर्डर कर देंगे। क्या ये पॉसिबिलिटी है? क्यों नहीं है? रखा इसीलिए तो, ये स्टॉक रखा किस लिए? सेफ्टी के लिए रखा है। तो क्या इसमें से भी कुछ कंज्यूम हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, फिर ऑर्डर आ गया, ऑर्डर मटेरियल आ गया, देन ऑर्डर प्लेस्ड। क्या ये पॉसिबिलिटी है? क्यों नहीं? आप इतने 200% परफेक्ट तो हो नहीं सकते कि जो सोचा वही हो रहा है। इतना 200% परफेक्ट तो हो नहीं सकते कि हम जो सोचा है वही हो रहा है, कि जितना ही मिनिमम है इतना ही मैक्सिमम है, इतनी डिमांड आएगी। हमने असेस की है सर, बहुत अच्छी बात आपने असेस की है, हम मान लेते हैं उतनी डिमांड आएगी। लेकिन क्या कभी अब नॉर्मल सिचुएशन नहीं हो सकती? कभी कोई इमरजेंसी नहीं हो सकती? हाँ, हो सकती है। तो हम मिनिमम के नीचे भी जा सकते हैं। हाँ, अब नीचे गए इसका मतलब ये क्या हो गया? यस, ये रेड सिग्नल, ये एरिया आपका क्या है? ये स्टॉक आउट है। ये स्टॉक आउट कि सर जो सेफ्टी स्टॉक रखा था वो भी कंज्यूम हो गया, उसके भी नीचे चले गए, यानी हम स्टॉक आउट की पोजीशन में आ गए। अब क्या करें? क्या इस स्टॉक आउट के लिए कोई प्रोविजन बनाएं? क्या कर सकते हैं सर? ये कर सकते हो कि ये कर दो आपका सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक बढ़ा दो। तो सेफ्टी स्टॉक बढ़ाएंगे तो सर कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। देन व्हाट? देन एनालाइज। क्या क्या ये स्टॉक आउट ज्यादा कॉस्टली है या ये का कैरिंग कॉस्ट ज्यादा कॉस्टली है? अब यदि स्टॉक आउट ज्यादा कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट बढ़ा दो, मतलब सेफ्टी स्टॉक इंक्रीज कर दो। सर सेफ्टी स्टॉक इंक्रीज करने, स्टॉक आउट फ्रीक्वेंटली नहीं हो रहा, अभी कभी होता है, वी कैन मैनेज इट। लेकिन यदि सेफ्टी स्टॉक बढ़ाया तो कैरिंग कॉस्ट परमानेंट हो जाएगी, वी कांट मैनेज इट। तो फिर स्टॉक आउट होने दो। ये आ गया मैटर ऑफ असेसमेंट एनालिसिस। वी हैव प्रैक्टिकल अप्रोच ऑन दिस आल्सो, कि हमें कितना सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना है इन ऑर्डर टू अवॉइड स्टॉक आउट, सब्जेक्ट टू मिनिमाइजेशन ऑफ द कॉस्ट। तो वहां हम देखेंगे स्टॉक आउट कितनी बार होता है, स्टॉक आउट की कॉस्ट कितनी आती है, स्टॉक आउट रोकने के लिए सेफ्टी स्टॉक बढ़ा दिया तो उसकी कॉस्ट कितनी आती है। गॉट इट? यहां ये लेवल्स हमें फिक्स करने हैं। अब ये लेवल्स फिक्स कैसे होंगे इसके बारे में यदि हम सोचें तो थोड़ा सा अगेन कॉन्सेप्चुअली सोच लेते हैं। फॉर्मूले तो हम लिखेंगे कैसे, एक एग्जांपल फिर लेते हैं। अपने आप बना दोगे अभी आप सेफ्टी स्टॉक, अपने आप बना दोगे आप मैक्सिमम लेवल, अपने आप कैलकुलेट कर दोगे आप अभी रीऑर्डर लेवल। एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक रिटेल स्टोर का एग्जांपल लेता हूं सिंपल वे में। एक रिटेल स्टोर है या एक होलसेलर है जो ऑयल टिन सेल करता है। हमने उससे पूछा कि सर हमें आपका ये मैनेज करना है,
आप बताएं, अपने कुछ फैक्ट्स हमें बताएं। बोले सर पूछो क्या जानना चाहते हो। तो पहली चीज तो सर आप ये बताओ कि आप डेली बेसिस पे आपके पास कितने ऑयल टिन का डिमांड आता है, दैट इज कंजम्पशन पर डे, यूजेस पर डे, रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल पर डे। बोला सर एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, बट फिर भी मैं कह सकता हूं कि ऑन एन एवरेज 60 टू 80 के बीच में मेरी डिमांड रहती है। ज्यादा लग रहा है सर, कम कर देते हैं थोड़ा सा। मेरा 20 से 30 के बीच का डिमांड रहता है पर डे। मतलब मतलब ये सर, कम से कम 20 तो डेली चाहिए ही चाहिए, इससे नीचे कभी डिमांड नहीं आएगी। और कभी कुछ ज्यादा ही कस्टमर आ गए तो 30 से ऊपर तो कभी नहीं जाएंगे। ये मेरा असेसमेंट है। मतलब ऑन एन एवरेज आप ये पकड़ लो कि डेली डिमांड 25 की होती है। सिनेरियो क्लियर है? ऑप्टिमम सिचुएशन एवरेज 25, लीस्ट डिमांड 20, एबनॉर्मल सिचुएशन हाईएस्ट डिमांड चली गई तो 30, इससे ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, पहला फैक्ट आपने बता दिया। अब दूसरा फैक्ट ये बताओ कि ऑर्डर देने के बाद ऑर्डर्ड मटेरियल कितने दिन में मिल जाता है सर हमें? ऑर्डर देने के बाद ऑर्डर्ड मटेरियल कितने दिन में मिल जाता है हमें? तो सर 4 to 6 डेज लगते हैं। 4 to 6 डेज लगते हैं, मतलब कम से कम 4 दिन तो लगेंगे, इससे पहले माल नहीं आएगा, इतना तो डिस्टेंस है हमारा। ज्यादा से ज्यादा कभी भी कुछ हो जाए, माल की सप्लाई स्लो हो, लेट डिलीवर हुआ हो, ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर रहा हो, तो ज्यादा से ज्यादा 6 दिन में तो आ ही जाता है। क्या हमेशा 4 दिन या 6 दिन? नहीं सर, ऑन एन एवरेज 5 दिन पकड़ लो, 5 दिन में माल आ जाएगा मेरा। ऑन एन एवरेज 5 दिन पकड़ लो, 5 दिन में माल आ जाएगा मेरा। ओके, इस बात को भी जस्टिफाई कर लिया हमने। चलिए सर, फिक्स करते हैं लेवल। सर एक बार में एक और चीज बता दो कि जब भी आप ऑर्डर करते हो तो एक बार में कितनी क्वांटिटी खरीदते हो? री ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर कितनी क्वांटिटी का देते हो? तो सर मैं एक बार में 500 टिन खरीदता हूं। ठीक है, ये भी ठीक हो गया। फैक्ट्स निकाल लिए। नाउ पहला सवाल। सोचना, कोशिश करना, दिमाग लगाना। किसी भी टाइम पे जब ऑर्डर करने का सोचेंगे तो गोडाउन में कितना मटेरियल होगा कि आपको ऑर्डर कर देना चाहिए? At what level you will place an order? गोडाउन में कितना माल आपके पास पड़ा होगा कि आपको सिग्नल आ जाएगा ऑर्डर दे दे? सोचो भाई, सोचने का पड़ेगा, सोचने का पड़ेगा, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। कितना? 125? 125 क्या सोच के बोला? ऑन एन एवरेज 25 की डिमांड होती है सर, ऑन एन एवरेज 5 दिन में मिल जाता है, तो 125 पे ऑर्डर दे दो। गलती से डिमांड 30 की आ गई तो? आंसर इज
180। मैक्सिमम सोचो, एक्सट्रीम सोचो कि एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम क्या हो जाएगा। एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम सर 30 के ज्यादा डिमांड कभी आएगी नहीं, 6 दिन से ज्यादा कभी लगेगा नहीं। यानी मुझे जब गोडाउन में 180 की क्वांटिटी हो तब ऑर्डर देना है। जब गोडाउन में 180 की क्वांटिटी हो मुझे तब ऑर्डर देना है। एग्री? तो रीऑर्डर लेवल आ गया 180। तो अब दूसरा सवाल ये बताओ कि मैक्सिमम गोडाउन में कितनी क्वांटिटी हो सकती है। सोच, 180 के लेवल पे आपने ऑर्डर दिया तो मैक्सिमम आपके गोडाउन में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी क्वांटिटी हो सकती है। सर 180 का लेवल था जब हमने ऑर्डर दिया था, और हम ऑर्डर देते हैं 500 का, वो आ जाएगा, ऑर्डर देते ही आ जाएगा, ऑर्डर देते ही आ जाएगा। नहीं आएगा सर, ऑर्डर देते ही तो नहीं आएगा, तो इतनी क्वांटिटी भी नहीं होगी कभी गोडाउन में, इतनी क्वांटिटी भी नहीं होगी कभी गोडाउन में, क्योंकि ऑर्डर देते ही ना मिलना, ऑर्डर देने के बाद कम से कम 4 दिन लगेंगे। तो कम से कम 4 दिन लगेंगे, और उन 4 दिन में कम से कम 20 यूनिट तो बिकेंगी। तो उन दिनों के अंदर 80 यूनिट तो बिक जाएंगी। मतलब कभी भी 600 से ज्यादा गोडाउन में नहीं हो सकती। ये मैक्सिमम लेवल आ गया। बात समझ में आ रही है? फॉर्मूले की बात नहीं की ना कभी तक हमने। बन रहे हैं, अपने आप बन गए। क्या बना रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला? मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, बन गया फॉर्मूला। मैक्सिमम का क्या फॉर्मूला बना? रीऑर्डर पीरियड प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम इनटू मिनिमम। सेफ्टी स्टॉक, मिनिमम कितना क्वांटिटी गोडाउन में रहेगा हमेशा, मिनिमम कितना क्वांटिटी हमेशा गोडाउन में रहेगा, बताओ। ऐसा कौन सा क्वांटिटी है जो गोडाउन में रहेगा? सर हमने 180 पे ऑर्डर दिया था, एक्सट्रीम सोच के, लेकिन एक्सट्रीम काम तो रोज होगा नहीं, तो कितना क्वांटिटी उस पीरियड में नॉर्मली कंज्यूम होगा? सर नॉर्मली 5 दिन में 25 इंटू 125 55 यूनिट बचेंगी नॉर्मल। आपने 180 जो डिसाइड किया था वो क्या सोच के डिसाइड किया था? मैक्सिमम, एक्सट्रीम। लेकिन क्या हमेशा एक्सट्रीम लेवल लोग एक्सट्रीम चीजें होंगी? नहीं, एक्सट्रीम चीजें हमेशा नहीं होंगी। तो क्या होगा? तो सर नॉर्मल चीजें होंगी, नॉर्मली 5 दिन में आ जाएगा, नॉर्मली 25 यूनिट डेली बिक जाएगा, यानी नॉर्मली 125 कंज्यूम हो जाएगा। नॉर्मली कंज्यूम कितना होगा? 125 ही होगा, नॉर्मली 125 ही कंज्यूम होगा, मतलब 55 हमें। तो ये 55 का लेवल है, मतलब ये 55 क्वांटिटी है
जो कंज्यूम हो सकती है लेकिन एबनॉर्मल सिचुएशन में, मतलब टाइम भी मैक्सिमम लग जाए और यूजेस भी मैक्सिमम हो जाए, तभी ये क्वांटिटी काम में आएगी। अदरवाइज नॉर्मल सिचुएशन में तो ये 55 यूनिट कंज्यूम नहीं होगी, सेफ्टी मेंटेन होगी। वन 180 पे ऑर्डर दिया था ना, क्या 180 हर बार 180 पूरी की पूरी कंज्यूम कर जाओगे? क्यों? क्योंकि 180 हमने मैक्सिमम सिचुएशन सोच डिसाइड की थी। ये जो हमने निकाला है ना, ये एक्सट्रीम एबनॉर्मलिटी सोच के सोचा है। कुछ भी हो जाए मैक्सिमम 30। नॉर्मली कभी कभी हमने चेक किया 6 दिन में आता है, इससे ज्यादा तो कभी नहीं लगा। तो क्या हमेशा यही लग जाता है? बोले हमेशा नहीं जाता, ये तो कभी कभी जाता है। तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते ना, इसलिए हमने मैक्सिमम सोचा है। तो फिर क्या? फिर क्या सर, ऑन एन एवरेज नॉर्मली तो 125 ही खर्च होता है, बाकी बचा हुआ सेफ्टी है। वो हमारा सेफ्टी है, वो काम में कब काम में आएगा? जब ये जो सोचा हुआ एक्सट्रीम है ना वो हो जाए, तो काम में आ जाएगा। अब ये वाला कभी कभी काम में आएगा, है ना? क्या इसके नीचे, जब मैंने बोला कि इसके नीचे कभी भी जा सकते हैं क्या, तो हाँ, जब इसके भी बाहर चले जाएं और इसके भी बाहर चले जाएं। कब? ट्रक्स की स्ट्राइक हो गई, 10 दिन माल नहीं आएगा। अब बारिश का सीजन है, लैंडस्लाइड हो गया, अब 6 की जगह 8 दिन लग गए। एबनॉर्मल, एक्सट्रीम एबनॉर्मल सिचुएशन। अब क्या? ये तो स्टॉक आउट है, इसका तो हम कुछ कर सकते हैं सेफ्टी स्टॉक बढ़ा के। लेकिन सेफ्टी स्टॉक हम देखेंगे कि ये बार बार ऐसी सिचुएशन तो नहीं आ रही है। बोले नहीं सर, ये तो एबनॉर्मल सिचुएशन है, तो होल्ड करो ना, स्टॉक आउट होने दो। होता है ना, कई बार सुना है, अरे यार माल ही नहीं आ रहा यार, वहां पे लैंडस्लाइड हो गई, ट्रकों की लाइन लगी पड़ी है। लेवल्स क्लियर? लिखेंगे अब पहला लेवल, री ऑर्डर लेवल। क्या मतलब है रीऑर्डर लेवल का? वो लेवल जहां पे हम परचेज ऑर्डर देंगे, लेवल ऑफ द स्टॉक इन गोडाउन वेयर वी शुड प्लेस एन ऑर्डर। ठीक है, ये लाइन भी लिख दो, लेवल ऑफ स्टॉक इन गोडाउन वेयर वी शुड प्लेस एन ऑर्डर। लेवल ऑफ स्टॉक इन गोडाउन वेयर वी शुड प्लेस एन ऑर्डर टू परचेज। क्या फॉर्मूला? मैक्सिमम यूजेस, यूजेस जब बोल रहा हूं ना मैं तो पर डे बोल रहा हूं, और यदि कैलकुलेशन सारी वीक्स में जा रही है पर वीक होगी, ये ध्यान रखना। रीऑर्डर पीरियड आपका डेज में है तो पर डे, और रीऑर्डर पीरियड आपका वीक में है तो पर वीक कैलकुलेशन होगी। तो मैक्सिमम यूजेस मल्टीप्लाई बाय री मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। and this reorder period is also known as लीड टाइम। तो इसमें लिख दीजिएगा। अब इसका एक ऑल्टरनेटिव तरीका भी है,
ये प्रोसीजर हमने कैसे जज किया? ये प्रोसीजर हमने कैसे जज किया? जब हमारे पास कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं है, मिनिमम मैक्सिमम रेंज है। कई बार रेंज ना हो के एग्जैक्ट भी होता है, जैसे डिमांड पर डे 50, ना 49 ना 51, रीऑर्डर पीरियड 2 दिन, पक्का आएगा ही आएगा, जल्दी भी नहीं आ सकता, लेट भी नहीं होगा। ऐसा भी होता है, हो सकता है। दूध का डेयरी, उसको पता होता है डिमांड पर डे कितनी है, क्योंकि उसके कस्टमर फिक्स होते हैं, वो उतना ही ऑर्डर करता है। सप्लाई फिक्स टाइम, 4 बजे डॉट पहुंचेगी गाड़ी, 3 बजे भी नहीं मिलेगा, 5 बजे भी नहीं आएगी, आ जाएगी 4। थोड़ा बहुत वेरिएबल मान लो ट्रांसपोर्टेशन का, तो वहां उसे मालूम है हाउ मच टाइम इट विल टेक, दैट इज फिक्स्ड, व्हाट क्वांटिटी इज डिमांडेड, दैट इज फिक्स्ड। उस केस में उसका रीऑर्डर लेवल क्या होगा? उस केस में उसका रीऑर्डर लेवल क्या होगा? या कोई 3 बजे कस्टमर आ गया, उसको मना कर देगा? नहीं गाड़ी नहीं आई सर, जाओ यहां से, थोड़ा बहुत तो रखेगा अपने पास। उस केस में उसका रीऑर्डर लेवल क्या होगा? सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम डिमांड। कितना सेफ्टी स्टॉक रखना है वो तो रखूंगा सर, और जितना रीऑर्डर पीरियड है, जैसे 2 दिन, तो 2 दिन की डिमांड का माल और रखूंगा और ऑर्डर दे दूंगा। यदि मैं आपको बोल दूं कि मेरा डेली कंजम्पशन 50 यूनिट का है, ऑर्डर देने के बाद 3 दिन में आ जाता है, और 10 यूनिट मेरी सेफ्टी में रहती है, ऑर्डर कब दोगे? 160। 50 की डिमांड, 3 दिन में ऑर्डर आ जाता है, तो उन 3 दिन में कितना चाहिए? 150। और सेफ्टी कितना रखते हो? 10। तो जब 160 का लेवल हो ना गोडाउन में, तब ऑर्डर दे दो। 3 दिन में 150 कंज्यूम हो जाएगी, 10 सेफ्टी में बची हुई रह जाएगी। लीड टाइम डिमांड का मतलब क्या हो गया? लीड टाइम मल्टीप्लाई बाय डिमांड पर डे या पर वीक, जैसा भी लीड टाइम है। गॉट इट? लीड टाइम का मतलब जरूर लिख लेना। लीड टाइम का मतलब है रीऑर्डर पीरियड, द टाइम टेकन in receiving the ordered material, that is known as lead time. This is your reorder level. दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर? दोनों कॉन्सेप्ट में कौन सा कब यूज होगा? पहला वाला यूज होगा जब रेंज होगी, और दूसरा वाला यूज होगा जब फिक्स्ड होगा। बी, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। बनाया था हमने ऊपर फॉर्मूला, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेस मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। हाँ, नाउ इसमें भी यदि फिक्स्ड मेथड हो तो, फिक्स्ड हो तो
ऑर्डर कब दिया था? सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम डिमांड। ऑर्डर मिलने के पीरियड में क्या हो जाएगा? लीड टाइम डिमांड वाला माल खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने फिक्स दिया था 3 दिन में माल आएगा, 50 यूनिट पर डे खर्च होगा, 3 दिन में माल आया 150 यूनिट खर्च हो जाएगी, क्या बचेगा उस दिन? मतलब जिस दिन ऑर्डर रिसीव होगा गोडाउन में क्या पड़ा होगा? सेफ्टी स्टॉक पड़ा होगा। रिजिड है ना, फिक्स जा रहे हैं ना? तो सेफ्टी स्टॉक प्लस ऑर्डर्ड क्वांटिटी, उससे ज्यादा कभी माल हो नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है कि जिस दिन माल मिलेगा, जिस दिन गुड्स रिसीव होंगी, उस दिन सिर्फ सेफ्टी स्टॉक गोडाउन में होगा, और जितनी गुड्स रिसीव हुई वो गोडाउन में और आ जाएंगी। रिसीव कितनी होगी? दी। तो ऑर्डर्ड रीऑर्डर क्वांटिटी, सेफ्टी स्टॉक प्लस रीऑर्डर्ड क्वांटिटी। अब मैं यहां एक चीज और बोलूंगा, ये रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब मुझे बताओगे? परफेक्ट। ईओक्यू, क्योंकि हम ऑर्डर कितनी क्वांटिटी का देते हैं? ईओक्यू जितना ही तो देते हैं। तो हम और करके रीऑर्डर क्वांटिटी को और करके ईओक्यू लिख दो। दैट्स लॉजिक इज रिक्वायर्ड यार, ये क्लैरिटी चाहिए। इस लेवल पे यदि कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग होते चलेंगे ना, कैसे सॉल्व नहीं होंगे क्वेश्चंस यार। फॉर्मूला रट के काम नहीं होगा, उसके अंदर घुस के काम होगा। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी, हम वहीं कोलैप्स कर गए, क्योंकि हमें फॉर्मूले याद है, हमें उसके नीचे का अंदर का वो लॉजिक नहीं पता। अभी लॉजिक क्लियर होता चल रहा है, सीधा एक लाइन में है ना, मैंने यहाँ लिखा है रीऑर्डर क्वांटिटी, क्वेश्चन क्वांटिटी नहीं है। हम सोच रहे हैं अब क्या करें, फॉर्मूला कैसे लगाएं, क्वांटिटी तो है ही नहीं। अरे यो क्यों निकाल लो, यो क्यों निकाल लो, वही तो रीऑर्डर क्वांटिटी होगी, लगा देना। क्वेश्चन ने रीऑर्डर क्वांटिटी दे दिया, बात खत्म। It. मैं फॉर्मूले में यो क्यों लिख दूं? अब मैं यो क्यों लिख दूं और यो क्यों निकाल नहीं सकता? हम सोचने बैठे हैं यो क्यों तो निकाल ही नहीं सकते, हम लेवल कैसे निकालें? अरे रीऑर्डर क्वांटिटी दिया है, हमें तो ईओ क्यू नहीं लगाना, हमें ऑर्डर क्वांटिटी चाहिए। या तो वो ऑर्डर क्वांटिटी फिक्स, और नहीं तो हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यूज कर लेंगे। क्लियर है? ओके, परफेक्ट। सेफ्टी स्टॉक प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, दैट इज सॉर्ट ऑफ ईओक्यू। नेक्स्ट, मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल, कम से कम कितना बचेगा? तो रीऑर्डर लेवल पे हमने ऑर्डर दिया था, और उसको मिलने में जो टाइम लगा उसमें कुछ तो खर्च हुआ होगा। कितना? एवरेज खर्च हुआ होगा, जिसको हम यूं कह सकते हैं नॉर्मल जितना खर्च होता है उतना खर्च होगा। एवरेज इज इक्वल टू नॉर्मल। कि नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली सर एवरेज के बराबर काम होता है। ये वर्ड का खेल है, ये वर्ड का गेम है, बहुत बुरा मारते हैं ये शब्द। हमने फॉर्मूले में लिख दिया एवरेज यूजेस, हम ढूंढने जा रहे हैं, है निकाल ही नहीं सकते। वहां लिखा नॉर्मल यूजेस, क्वेश्चन में दिया हुआ है। सर नॉर्मल ही एवरेज है, नॉर्मल का मतलब नॉर्मली पर डे इतना ही कंज्यूम होता है। कहां से आया सर? कहीं से नहीं, दिमाग मत लगाओ, यूज कर लो। नॉर्मल नहीं दिया कि नॉर्मली कितना खर्च होता है पर डे, तो सोचो कितना होगा, तो मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज निकाल लेंगे, क्योंकि नॉर्मली मालूम नहीं है। लेकिन नॉर्मल दिया है तो एवरेज मत निकाल देना, क्योंकि नॉर्मल उन्होंने चेक करके दिया है। हमेशा ये नहीं होता कि जो एवरेज है वही नॉर्मल है, नॉर्मल तो उन्होंने डिसाइड किया होगा। मैंने यहां बोल दिया रेंज है 20 से 30, तो जरूरी है कि नॉर्मली रोज 25 ही बिकते हैं? सर 27 है हमारे तो, नॉर्मली 27 कंजम्पशन होता है, मैंने मैक्सिमम 30 लिया है। 27 यूज करना, फैक्ट वो बताएगा कि उसके यहाँ फैक्ट क्या है। अब नॉर्मल उसने बताया नहीं,
मेरी मजबूरी है कि मैं नॉर्मल क्या मानूं, तो मैं एवरेज ले लूंगा, वो नॉर्मल होता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम डिस्कस साथ में करते हुए चल रहे हैं। होल्ड इट इन योर हेड। और नहीं रहेगा, टाइम लग रहा है, बहुत एग्जाम लेट है अभी, तो लिख लेना। और नोट्स बनाते वक्त या जो जब भी लिखवा रहा हूँ, लिखवाते वक्त सब एक ही प्लेस पे, इसीलिए पहले कॉन्सेप्ट सारे फॉर्मूलाज की बात एक जगह करके निकलूंगा। ऐसा ना हो कुछ उधर घुस जाए, कोई उधर घुस जाए। और जहां भी अलग चीज आ रही है उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर ले, हाईलाइटर्स यूज करें, मार्कर्स यूज करें, ताकि वापस जब भी आप पढ़ रहे हो तो वो आई कैची जिसे बोलते हैं ना, स्टैट्स में हमने पढ़ा था, डायग्रामेटिक ग्राफिकल, तो वो आंख सीधा वहां जाए। रीऑर्डर लेवल हो गया आपका नॉर्मल यूजेस मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। ओके, ऑल्टरनेटिवली इट इज नोन एज सेफ्टी स्टॉक यार। then how we will decide the safety stock if we are rigid? यदि हम रिजिड हैं, मतलब रिजिड मतलब हम फिक्स टाइम बता रहे हैं, फिक्स कंजम्पशन बता रहे हैं, तो सेफ्टी स्टॉक का क्या लॉजिक हुआ भाई? जब फिक्स्ड है तो फिक्स्ड ही होगा, तो फिर सेफ्टी स्टॉक का क्या लॉजिक हुआ? फिर सेफ्टी स्टॉक हम डिसाइड करेंगे कि हम कितने दिन का स्टॉक सेफ्टी में रखना चाहते हैं। सोचा है 3 दिन में आ जाएगा, कभी गड़बड़ हो सकती है। सर आई वांट मेंटेन सेफ्टी स्टॉक ऑफ 2 days, तो 2 दिन की डिमांड, 2 दिन की कितनी डिमांड आ जाएगी, उतना सेफ्टी स्टॉक। अब मेरी पर डे नहीं, नॉट एवरेज, यहाँ एवरेज नहीं, यहाँ रेंज नहीं है, यहाँ रेंज नहीं है। एवरेज कब होता है? रेंज में होता है। कॉन्सेप्ट का खेल वही समझो बस, एवरेज होता है रेंज में, यहाँ तो फिक्स है। मैं ही बोलता हूं माई एनुअल डिमांड ऑफ द मटीरियल इज 12,000 kg, आई वांट मेंटेन सेफ्टी स्टॉक ऑफ 2 month, 2000, ऐसे निकलेगा सेफ्टी स्टॉक। कोई ना कोई फैक्ट तो बताएगा, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन तो देगा, क्योंकि इस केस में सेफ्टी स्टॉक आई कांट कैलकुलेट अनटिल अनलेस वो हमें इंफॉर्म करे कि कितना सेफ्टी स्टॉक रखोगे। सर यहाँ ऊपर रेंज में तो हमने निकाल लिया सेफ्टी स्टॉक कितना रखेंगे, क्योंकि हमें पता है रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम से डिसाइड हुआ था, बाकी कंजम्पशन नॉर्मल होगा, तो फिर रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम से डिसाइड क्यों किया था? क्योंकि उसमें सेफ्टी भी रखी थी, तो वो डिफरेंस हमने सेफ्टी में डाल दिया। यहाँ क्या, यहाँ तो रीऑर्डर लेवल भी रिजिड डिसाइड किया है ना मैंने, 3 दिन में माल आएगा, डेली 50 का कंजम्पशन 150 प्लस सेफ्टी स्टॉक। अब प्लस सेफ्टी स्टॉक कहां से लाए? तो खुद ने सोचा है, तो हम यहां सेफ्टी स्टॉक, तो सेफ्टी स्टॉक के लिए कोई ना कोई वे ऑफ मिल जाएगा। लेवल नंबर 4, एवरेज स्टॉक लेवल। ऑन एन एवरेज कितना स्टॉक मेंटेन होना चाहिए? अब ऑन एन एवरेज कितना स्टॉक मेंटेन होना चाहिए, तो सिंपल है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। ऑन एन एवरेज सर इतना स्टॉक रखेंगे हम। ऑल्टरनेटिवली रिजिड केस में सेफ्टी स्टॉक प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी बाय 2। अरे वही किया है मैंने, ऑल्टरनेटिव के मैक्सिमम और मिनिमम के कैलकुलेशन का एडिशन बाय 2। मैक्सिमम कितना था ऑल्टरनेटिवली? सेफ्टी स्टॉक प्लस
मिनिमम कितना था, डिवाइडेड बाय 2, 2 सेफ्टी स्टॉक प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, सेफ्टी स्टॉक प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी बाय 2। इससे बना है फॉर्मूला। फिर फॉर्मूला याद नहीं करना है, सब पता है। वहां पे भी आप लिख दो, एवरेज स्टॉक लेवल में ऊपर जो लिखा वही है फॉर्मूला, मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2। रेंज वाले तरीके से जा रहे हो तो भी यही है, रिजिड वाले तरीके से जा रहे हो तो भी यही है। बट रिजिड वाले तरीके में मैंने फॉर्मूला सिंप्लीफाई कर दिया कैलकुलेट करके, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है कि नया कोई फॉर्मूला याद करना है। मत करो भाई, वही करो, मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2, रिजल्ट विल बी सेम। एक लेवल और, डेंजर स्टॉक लेवल। ये क्या, सब कुछ तो कर दिया, अब ये डेंजर कहां से आ गया। डेंजर स्टॉक लेवल सॉर्ट ऑफ स्टॉक आउट सिचुएशन हो सकती है। सॉर्ट ऑफ यहां पे हम स्टॉक आउट को कंसीडर कर सकते हैं कि डेंजर स्टॉक लेवल हम मेंटेन करेंगे। डेंजर मतलब एबनॉर्मल सिचुएशन, जैसे स्टॉक आउट वाली। ये एग्जांपल लेते हैं, मेडिकल स्टोर गए हो, पूरा प्रिस्क्रिप्शन लेके 5 to 6 मेडिसिन लिखी है उसके अंदर। जब 5 to 6 मेडिसिन का मेडिकल स्टोर पे प्रिस्क्रिप्शन जो सामने रखते हो और वो देख के बोलता है भैया ये मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, ये 2 नहीं मिलेगी, क्या बोलते हो, 4 तो दे दो, 2 कहीं और देख लूंगा, नहीं बोलते। लाइन से मेडिकल स्टोर नहीं मिलेगी 3, हाँ 3 मिलेगी, 3 नहीं मिलेगी, वापस दे दे, मैं तो एक ही जगह से लूंगा। क्यों, क्योंकि वो 3 मेडिसिन उसका स्टॉक आउट हो गया है, 3 स्टॉक में है, 3 स्टॉक आउट हो गया, हमने वापस ले लिया। उसे भी पता है कैसा होगा, तो वो क्या करता है, पर्चा दिखता है, देखता है हाँ यार ये 2 नहीं मिलेगी, ये वापस चला जाएगा आदमी, वो बोलता है हाँ निकाल रहा हूं, और बैकडोर से वो पर्ची दूसरी अपने आदमी को बेचता है, बोले जा फटाफट ये 2 मेडिसिन पास वाली दुकान से ले आ, या लोकल मार्केट से कहीं से भी होलसेलर से ले आ। नॉर्मली तो मैं खरीदता हूं अपने मेन सप्लायर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, लेकिन अभी पास वाले से लिया, या लोकल मार्केट में जो भी होलसेलर है वहां से लिया। सर उस 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट तो लगेंगे, मिनट कस्टमर को कैसे रोकोगे, 4 मेडिसिन तो है ना आपके पास, वो निकालो, उससे पूछो कितनी दूं, कितने दिन की दूं। वो 4 सप्लाई करते वक्त तो कस्टमर रुकेगा जब तक वो 2 आ जाएगी, लेकिन यदि आपके पास वो 4 भी नहीं होती तो कस्टमर रुकता। आ जाओ डेंजर वाले, ऑयल सप्लाई वाले एग्जांपल पे वापस जा रहा हूं। दिन सप्लाई करता हूं, मेरी डेली डिमांड मुझे पता है 50 की है या 20 से 30 की है। अचानक हमारी सिटी में डेस्टिनेशन वेडिंग की वजह से बाढ़ आ गई शादियों की, एक साथ सारे रिजॉर्ट बुक और माल धड़ाधड़ बिक रहा, ऑयल की डिमांड। और एक कस्टमर आया, सर 30 टिन चाहिए, 30 ऑयल के टिन चाहिए। अरे भाई मेरी तो मैक्सिमम डिमांड रोज की 30 है, ऑन एन चलो मिनिमम यदि मैं देखूं तो बिक, ये अकेला 30 मांग रहा है, कहां से दूंगा। इमरजेंसी सिचुएशन रोज नहीं आएगी, आ जाइए, आ भी सकती कई बार। अब उसको 30 दे नहीं सकता, 30 सप्लायर से मंगाने में टाइम लग जाएगा, वो रुक। मैंने उससे बोला, मैंने सोचा हाँ यार अपने लोकल सप्लायर से मंगवा लेते हैं आसपास जो है, लेकिन लोकल सप्लायर से मंगवाना भी मतलब ये थोड़ी है कि इधर फोन किया और उधर ने उसने सीधा आपकी छत पे डिलीवरी दे दी ड्रोन से, ये तो होगा नहीं, उसमें भी एक दिन तो लगेगा। बोला यार उसमें सोचो कितना टाइम लगेगा, वो आपको सोचना है, हाउ मच टाइम दैट विल टेक। नहीं सर उस काम में भी 1 या 2 दिन तो लग जाएंगे यार। देन बात करो कस्टमर से,
भैया 10 आज दे दूं, बाकी बचे हुए कल शाम तक पहुंचाता हूं ना, एक साथ तो नहीं चाहिए होंगे। बोला हाँ एक साथ आज तो नहीं चाहिए। बोले 10 तो अभी डिलीवर करवा रहा हूँ, 20 कल पहुंचा देता हूँ, चलेगा? बोला हाँ चलेगा। और एक दिन के लीड टाइम में 20 परचेस करो और डिलीवर कर दो। लेकिन कस्टमर कैसे रुका? आज 10 दिया तो रुका ना। यदि वो 10 देने के लिए भी नहीं होता, 10 भी कहां से दोगे? आपके पास तो उतना ही माल है जो रेगुलर कस्टमर का है। सर 10 का हमने डेंजर लिया हुआ था, जो हम अलग से रखते थे ऐसी सिचुएशन के लिए। यदि कोई ऐसा इमरजेंसी कस्टमर आ जाए तो उसको ये 10 टिका के बाकी के लिए वेट करवा के इमरजेंसी में माल खरीद लेंगे। परचेज किस में करोगे? इमरजेंसी में। इमरजेंसी में परचेज करना पड़ेगा। इमरजेंसी में परचेज करना पड़ेगा। अब इमरजेंसी में परचेज करने जितना भी तो होना चाहिए। इमरजेंसी में आज ही खरीद लोगे, इट विल टेक सम टाइम ना। डेंजर लेवल वहीं से बनता है। डेली यूजेस नहीं, जो हमारे पास जो मंगवाएंगे वो डेंजर नहीं है, जो उस कस्टमर को रोकने के लिए वो डेंजर। तो डेली यूजेस मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम ऑफ इमरजेंसी परचेज। नॉर्मल लीड टाइम नहीं लगेगा यहां पे, यहां पे नॉर्मल लीड टाइम नहीं चलेगा। यहां पे लीड टाइम कौन सा आएगा? इमरजेंसी परचेज का लीड टाइम आएगा। नॉर्मल लीड टाइम तो तब होता है जब हम अपने रेगुलर सप्लायर से खरीद। परचेज वही डेली डिमांड जितनी आती है, नॉर्मल वाली, ऑलवेज नॉर्मल। जहां भी हम डेली यूजेस की बात कर रहे हैं, नॉर्मल यूजेस की बात कर रहे हैं। जहां हम रेंज की बात करते हैं तो मैक्सिमम मिनिमम की बात करते हैं, अदरवाइज हम नॉर्मल की बात करते हैं। यही तो हुआ कि अभी एबनॉर्मली एकदम से मार्केट में डिमांड रेज हो रही है प्रोडक्ट की, कस्टमर्स आ रहे हैं, तो मेरे पास रॉ मटेरियल खरीदने का नॉर्मल रॉ मटेरियल नॉर्मली नॉर्मल सप्लायर से खरीदने में 5 दिन लगते हैं, उतना टाइम नहीं है मेरे पास, तो मुझे इमरजेंसी में खरीदना पड़ेगा। अब इमरजेंसी में खरीदने में भी 2 दिन लगेंगे, तो 2 दिन का स्टॉक तो हो आपके पास। 2 दिन का पूरा जो नॉर्मली चाहिए उतना स्टॉक। मैंने जो एग्जांपल दिया वो रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया, हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में। नॉर्मल डेली मिनिमम खर्च नहीं होता, डेली नॉर्मल खर्च होता है। मिनिमम एबनॉर्मली खर्च होता है, मैक्सिमम भी एबनॉर्मली खर्च होता है, डेली नॉर्मल खर्च होता है। ये हमेशा ध्यान रखना, डेली बेसिस पे जो कंजम्पशन होता है दैट इज नॉर्मल कंजम्पशन, नॉट द मिनिमम नॉट द मैक्सिमम। ठीक है, इट्स योर डेंजर स्टॉक लेवल। तो गाइज यहां तक बताएं, ऑल इज गुड। ये है हमारे स्टॉक लेवल्स, द सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर। पहला हमने बात किया ईओक्यू, दूसरा हमने बात किया स्टॉक लेवल्स। दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ईओक्यू निकाल के लेवल्स डिसाइड करो, तो ईओक्यू का भी रोल है ना लेवल्स के अंदर। सो इन दो कॉन्सेप्ट यहां होल्ड करते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ताकि ये जितना पढ़ा है ये सारा प्रैक्टिकली क्लियर हो जाए।
Question, illustration number 3. Calculate economic order quantity from the following information and also state the number of order to be placed in a year. फटाफट से क्वेश्चन करने का तरीका वही है, फटाफट से फैक्ट्स लिख लो. कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पर एनम. सॉल्यूशन का तरीका हमेशा समझिएगा. कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पर एनम, तो ये हो गया एनुअल यूजेस, दैट इज ए एंड दैट इज 10,000. ऐसे एब्रीवेशन देनी है, क्योंकि फॉर्मूले में एब्रीवेशन यूज करोगे लेकिन उसके आपको फुल फॉर्म देने ही पड़ेंगे. एब्रीवेशन से काम नहीं चलता कभी भी. एनुअल यूजेस दैट इज इक्वल टू ए एंड दैट इज 10,000. बिल्कुल कटते हैं, यहां ही मार्क्स कट जाते हैं. आपने सिर्फ एब्रीवेशन यूज कर दिए. अब ए यूज करो. ए क्या क्या ए बताओ. एनुअल यूजेस, एनुअल डिमांड. तो यहां पे हमने लिख दिया एनुअल यूजेस ए इज इक्वल टू 10,000. फैक्ट्स पहले कॉपी कर लो. दूसरा इंफॉर्मेशन, ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट. ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, तो ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट ओ कितना है. ओ 50 रुपीज पर ऑर्डर. That is also required to specify 50 rupees per order. It is not total ordering cost. Next number, cost per kg of raw material. Cost per kg of raw material. Cost per kg, ये है U, यूनिट कॉस्ट. मटीरियल कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल कितने का है. एक केजी ऑफ रॉ मटेरियल कितने का आता है. 2 रुपीज. स्टोरेज कॉस्ट 8% ऑन एवरेज इन्वेंट्री. स्टोरेज कॉस्ट 8% ऑन एवरेज इन्वेंट्री, यही दिए. स्टोरेज नॉट सी, इट इज इन परसेंटेज, तो इट इज आई 8%. ये आई है 8%. तो पहले निकालना पड़ेगा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट. U multiply by I, that is 2 multiply by 8%, 0.16. Present. अब कर क्या रहे हो. यू आर नॉट सपोज टू जस्ट गिव द आंसर. यहां आप दे रहे हैं मैनेजमेंट को प्रेजेंटेशन. आपका हर सॉल्यूशन सॉर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन टू द मैनेजमेंट. अब मैनेजमेंट को प्रेजेंट फैक्ट्स, कैलकुलेशन, कंक्लूजन, हमेशा इसी तरीके से. क्वेश्चन के फैक्ट्स उठाए, आपने कैलकुलेशन पार्ट डाला और अपना डिसीजन दिया. या मैक्सिमम चीजें डिसीजन पे. हाँ, जहां अकाउंटिंग कर रहे हो वहां ठीक है, वहां हमने अकाउंट्स बना दिए और अकाउंटिंग में सीधा वैल्यूज पुट कर दिया. नाउ ईओक्यू 2AO by C, 2AO by C. Let's do it. 2500 units. 2500 units. 2500 units. एक मिनट गाइस, वॉल्यूम इशू.
तो ये आया कि हम हर बार कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर करेंगे 2500. हाउ मेनी ऑर्डर वी विल प्लेस. सर टोटल हमें 10,000 यूनिट्स परचेस करना है. एवरी टाइम वी आर प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑफ 2500. तो टोटल 4 ऑर्डर्स. ठीक है, वी हैव टू प्लेस 4 ऑर्डर्स. अच्छा, मैं इसी में और एक्सटेंशन करूं, क्या रहेगी आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर. एनी प्रॉब्लम. क्या रहेगी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर. 3 मंथ्स. वेरी गुड. साल भर में 4 ऑर्डर देना है ना. फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर 3 months. So we will place an order in every 3 months. What will be the total ordering cost? सर हम टोटल 4 ऑर्डर दे रहे हैं. नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय ओ. अब यहां ओ लिख सकता हूं क्योंकि मैंने ऊपर ओ का क्लैरिफिकेशन दे दिया. इट्स 200. क्या रहेगी हमारी टोटल कैरिंग कॉस्ट. EOQ by 2 मल्टीप्लाई बाय सी. सर 2500 यूनिट्स हम परचेज कर रहे हैं ऑन एन एवरेज बाय 2 रहेगी और पर यूनिट हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट 16 पैसा आती है. ऑब्वियसली इट विल बी 200. क्यों. ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट इक्वल होती है ऑर्डरिंग EOQ पे. तो टोटल कॉस्ट विल बी 400. टोटल कॉस्ट ऑफ प्रिक्योरमेंट एंड होल्डिंग. मटेरियल कॉस्ट अलग है. मटेरियल कॉस्ट अलग है. टोटल साल भर की 10,000 यूनिट, रेट 2 रुपीज पर यूनिट, 20,000 रुपए तो वो तो लगेंगे ही, वो अलग है. वो 20,000 रुपीज एक्स्ट्रा है. ये तो खरीद के होल्ड करने की कॉस्ट है. मटेरियल कॉस्ट अलग है, परचेज कॉस्ट अलग है. टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जहां बात कर रहा हूं ना, वहां मैं ऑर्डरिंग और कैरिंग की बात कर रहा हूं अभी. तो जब भी टोटल कॉस्ट पे आए, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट. तो आप क्या करेंगे. टोटल कॉस्ट देन टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग मटेरियल कॉस्ट. ऐसा करके लिख दो ताकि कंफ्यूजन नहीं हो कौन सी टोटल कॉस्ट की बात कर रहा है. चलो, एनीवेज क्लियर है ये क्वेश्चन. सिंपल था, बिल्कुल इजी था, बेसिक क्वेश्चन था. आगे चलते हैं. एनुअल डिमांड 5,000, यूनिट प्राइस 20, ऑर्डर कॉस्ट 16, स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, ऑब्सोलेंस रेट. 2%, 12%, 6%, तीनों सी का पार्ट है. तीनों ऐड हो जाएंगे. 20% आई हो गया आपका. 20%. बस, बाकी तो क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है. कुछ नया फैक्ट था कि आई 3 पार्ट में दिया हुआ है. फिर सेकंड पार्ट दिया है कि टोटल कॉस्ट क्या होगी यदि हम न्यू प्राइस 12 रुपीज 80 पैसे से जाएं. तो क्या चेंज आएगा. यूनिट प्राइस 20 की जगह 12.8. कहां इंपैक्ट डालेगी. कैरिंग कॉस्ट, सीसी चेंज हो जाएगी. यू इंटू आई. तो सीसी चेंज हो जाएगी, कैरिंग कॉस्ट चेंज हो जाएगी. और दूसरा
मेन मटेरियल कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी। वो टोटल कॉस्ट का मतलब वही है ना, परचेज प्राइस प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। हाँ एक ही बात, वेरिएबल कॉस्ट ही तो कहलाती है ये पूरी। मटेरियल परचेज करने की होल्डिंग की कॉस्ट सारी वेरिएबल ही तो है। क्वेश्चन नंबर 5, नॉर्मल यूजेस 50 पर वीक, मैक्सिमम यूजेस 75, मिनिमम यूजेस 25 पर वीक। रीऑर्डर क्वांटिटी ए के लिए 300, बी के लिए 500। रीऑर्डर पीरियड ए का 4 to 6, बी का 2 to 4। दो अलग अलग मटेरियल है, दोनों की अलग अलग कैलकुलेशन हो। कैलकुलेट स्टॉक लेवल्स। चलिए इजी सा क्वेश्चन। रीऑर्डर लेवल इज मैक्सिमम यूजेस मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। पहले हम निकाल रहे हैं सारे ए के लिए, फॉर मटेरियल ए। मटेरियल ए का मैक्सिमम यूजेस सबका ही सेम है 75। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड ऑफ प्रोडक्ट ए 6, 450। 450 यूनिट्स। यूनिट हमेशा मेंशन करना, केजी है, यूनिट है, क्या है, लीटर है, तो यहाँ यूनिट्स हैं, कुछ नहीं है तो यूनिट्स है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज मिनिमम आरओपी। रीऑर्डर लेवल तो हमने निकाला 450, इसका रीऑर्डर क्वांटिटी ये बता रहे हैं हमें 300, मिनिमम यूजेस 25, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड 4। चेक कर लो। आंसर इज 650। चेक कर लीजिएगा गाइस। ओके, मिनिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेस मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। नॉर्मल यूजेस मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। हमारा रीऑर्डर लेवल तो आया था 450, नॉर्मल यूजेस कितना दिया है 50। नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड नहीं गिवन है तो हम ले लेंगे एवरेज 4 और 6 का, मिनिमम 4 मैक्सिमम 6, रीऑर्डर पीरियड का एवरेज 5। 200 यूनिट्स। ठीक है, एवरेज स्टॉक लेवल मिनिमम प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल बाय 2।
इट इज 425 यूनिट्स। तो प्यारी जनता ये बताएगी कि यहां तक किसी चीज में कोई कंफ्यूजन लगा क्या? सबको सीधा सीधा आसान आसान ऐसे ही बी का भी आ जाएगा। बी के फैक्ट्स चेंज है थोड़े बहुत, वो यूज करके बी का भी निकाल लेंगे। तो लीव अ प्लेस फॉर बी एंड मूव ऑन द नेक्स्ट वन। Calculate levels. Now read the information carefully. Reorder quantity is to be calculated on the basis of the following information. Cost of placing, क्या मांग रहा है? बोला रीऑर्डर क्वांटिटी इस बेसिस पे कैलकुलेट कर लो सर। किस बेसिस पे? ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट बता रहा है तो इनडायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है ईओक्यू निकाल लो। ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट, number of unit purchased during the year, purchase price inclusive of transportation cost per unit, annual cost of storage per unit, storage cost per unit यानी क्या दिया हुआ है? C। अब C दे रखा है, I नहीं। परसेंटेज में होता तो I होता, जिसे U से मल्टीप्लाई करते। यहां पर यूनिट में दे रखा है तो सीधा सीधा C दे रखा है। डिटेल ऑफ लीड टाइम, एवरेज 10 days, मैक्सिमम 15 days, मिनिमम 5 days। इमरजेंसी लीड टाइम 4 days दे दिया, इमरजेंसी परचेज का लीड टाइम। कंजम्पशन एवरेज 15, मैक्सिमम 20, वेयर इज द मिनिमम? अब यहां नॉर्मल वर्ड यूज नहीं किया उसने, एवरेज वर्ड यूज किया। तो उसने बोल दिया है कि मैं एवरेज ले रहा हूं, यानी मैक्स प्लस मिन डिवाइडेड बाय 2 ले रहा हूं। तो इससे आप क्या निकाल लोगे? मिनिमम। बताओ भाई क्या करना है इस क्वेश्चन में? है कुछ? है? यो क्यों निकालना है? फैक्ट सारे गिवन है। लेवल्स निकालना है, फैक्ट सारे गिवन है। फॉर्मूला लगाना है भाई, कुछ बचा ही नहीं। इमरजेंसी डेंजर लेवल कैसे निकालोगे? एवरेज यूजेज या डेली यूजेज। अब डेली यूजेज बोलते हैं तो कौन सा लेते हैं? एवरेज, नॉर्मल। या एवरेज यूजेज है 15, मल्टीप्लाई बाय इमरजेंसी पीरियड कितना है? 4। आ गया डेंजर लेवल पे। गॉट इट? ओके। कुछ तो काम बढ़ाएं आप लोगों का करने के लिए, घर जाके करते क्या है? आइए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। स्टॉक आउट की बात की थी। क्वेश्चन नंबर 7। Messes Tyro Tube trades in four-wheeler tires and tubes. It stocks sufficient quantity of tires of almost every vehicle. In year end 22-23, the report of sales manager revealed that Messes Tire Tube experienced stock out of tires. बोले सफिशिएंट स्टॉक रखते हैं सर हम, फिर भी हमारे ईयर एंड पे हमारे सेल्स मैनेजर ने हमें एक रिपोर्ट दी जिसमें उसने बताया कि स्टॉक आउट हुआ है सर। आपको क्या मालूम? शोरूम पे तो मैं रहता हूं, कस्टमर ने ये मांगा और हमारे पास था नहीं। बोले कितना, कैसे, डिटेल दो। डिटेल रिपोर्ट ये रही। स्टॉक आउट ऑफ टायर्स, बोले 100 की डिमांड 2 बार स्टॉक आउट हुआ है। मतलब 2 बार ऐसी सिचुएशन आई है कि 100 की डिमांड थी और हम नहीं दे पाए। स्टॉक आउट ऑफ टायर्स कितनी क्वांटिटी का, और नंबर ऑफ स्टॉक कितनी बार? 5 बार ऐसा हुआ है कि 80 की डिमांड थी वो हम पूरी नहीं कर पाए। 10 बार हम 50 की डिमांड नहीं पूरी कर पाए। ऐसे 20 टाइम्स 20 का स्टॉक आउट, 30 टाइम्स 10 का स्टॉक आउट, और 33 टाइम्स 0 स्टॉक आउट। अब ये 33 टाइम्स 0 स्टॉक आउट काट दो इसको। बोले यार स्टॉक आउट की बात हो रही है ना, ये 0 स्टॉक आउट क्यों लिख के दे रहा है हमको? तो हमारे पास 33 टाइम्स ऐसे कस्टमर्स आए जब हमारे पास डिमांड के अकॉर्डिंग स्टॉक था। 30 टाइम ऐसे कस्टमर आए जब हमारे 10 की शॉर्टेज हुई।
20 टाइम 20 की शॉर्टेज हुई। मैसेस टायर ट्यूब लॉसेस रुपीज लूजेस 150 पर यूनिट ड्यू टू स्टॉक आउट। जब भी स्टॉक आउट होता है पर यूनिट 150 रुपीज का लॉस हो जाता है। प्रॉफिट मार्जिन, प्राइस नहीं, मार्जिन। प्राइस से लॉस नहीं होता, मार्जिन से, कि हम 3,000 में खरीदते हैं और 3,150 में बेचते हैं, 150 का मार्जिन बचता है, वो मार्जिन चला गया जेब से। लॉस ऑफ प्रॉफिट पर यूनिट 150 रुपीज का ड्यू टू स्टॉक आउट, नोन एज स्टॉक आउट कॉस्ट। क्योंकि स्टॉक आउट कॉस्ट मैंने आपको जब लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था तो वहां लिखा था स्टॉक आउट कॉस्ट का मतलब है लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये लॉस ऑफ प्रॉफिट बता रहा है। स्पेंड 50 रुपीज पर यूनिट ऑन इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, और हमारी कैरिंग कॉस्ट आती है 50 रुपीज पर यूनिट। अब बताओ कितना सेफ्टी स्टॉक रखें। बोले सर मैक्सिमम स्टॉक आउट 100 यूनिट का होता है, 100 यूनिट का स्टॉक आउट रख लो। सर 100 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक रखने पे 50 रुपीज पर यूनिट से 5,000 का कैरिंग कॉस्ट लगेगा, लेकिन 100 यूनिट का स्टॉक आउट होने पे पर यूनिट 150 रुपए का लॉस होता है, 15,000। और 2 बार ऐसा हो रहा है तो 30,000 रुपए का लॉस हो गया। रुको जरा, 30,000 रुपए का लॉस हुआ ना, क्योंकि 2 बार हुआ है ऐसा। कैरिंग कॉस्ट 50 रुपीज पर यूनिट पर डे, पर डे ही होगी ना। कैरिंग कॉस्ट 2 बार का स्टॉक आउट रोकने के लिए इतना बड़ा सेफ्टी स्टॉक क्यों रख रहे हैं? क्या करें, कंपेयर कर लेते हैं कितना सेफ्टी स्टॉक रखना चाहिए। कहां से चलेंगे? 10 यूनिट से। पहला स्टॉक आउट 10 का हो रहा था ना, 10 का सेफ्टी रखते हैं, देखते हैं क्या होगा। 10 का सेफ्टी रखोगे तो 10 यूनिट की स्टोरेज कॉस्ट आएगी, लेकिन 10 का सेफ्टी 30 टाइम के स्टॉक आउट्स बचा लेगा आपके। 30 टाइम्स हुआ है ना, तो 30 टाइम्स के स्टॉक आउट बचा लेगा ये 10 का सेफ्टी स्टॉक। 30 बार जो स्टॉक आउट होता है वो 30 बार का स्टॉक आउट यहां से नहीं होने वाला। फिर क्या करें? दूसरा ऑप्शन, 10 का सेफ्टी स्टॉक रखने से ये वाला स्टॉक आउट बच जाएगा, बाकी सारे तो होंगे। तो चलो 20 का रख के देखते हैं। 20 का सेफ्टी स्टॉक रखने से नीचे के 2 सेफ स्टॉक आउट बच जाएंगे, लेकिन उस केस में कैरिंग कॉस्ट 20 की आएगी, पर ऊपर के सारे तो होंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है 50 का सेफ्टी स्टॉक रख लें, तो ये तीनों स्टॉक आउट बच जाएंगे, लेकिन कैरिंग कॉस्ट 50 की लगेगी। ये सारा कुछ मैनेज करते हुए हमें एक कैलकुलेशन देनी पड़ेगी कि कितना सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना चाहिए इन ऑर्डर टू मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। चलिए लेट्स सी, वर्कआउट करते हैं। पहला कॉलम ले लेते हैं। अच्छा हाँ, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर हेडिंग आएगा कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन ऑफ सेफ्टी स्टॉक। एंड कैरिंग कॉस्ट। कैलकुलेशन ऑफ सेफ्टी स्टॉक एंड कैरिंग कॉस्ट। पहला, सेफ्टी स्टॉक कैरी कॉस्ट। सेफ्टी स्टॉक डिसाइड करना शुरू करूं तो सबसे पहले हाईएस्ट सेफ्टी स्टॉक से चलें कि सर हम 100 रख लेते हैं। तो पहला कॉलम लेंगे सेफ्टी स्टॉक का, कितना सेफ्टी स्टॉक रखना चाहते हो। उस सेफ्टी स्टॉक से कितने स्टॉक आउट बचा लोगे?
100 का सेफ्टी स्टॉक रखते हैं तो 2 स्टॉक आउट बचते हैं, कितने में से 2? कितने में से 2? 67 टोटल। हाँ 67 मतलब 100 हो गया ना ऑल टुगेदर। काउंट तो करोगे ना, ऑब्जर्वेशन तो 100 किए थे ना आपने। 100 ऑब्जर्वेशन में से 100 ऑब्जर्वेशन में से 33, वो तो आप काउंट करके चलोगे ना। सेफ्टी स्टॉक लेवल यदि आप 100 यूनिट का रखते हो तो स्टॉक आउट कितना होगा? 0। एक बार भी नहीं होगा स्टॉक आउट। यदि आप 100 का सेफ्टी स्टॉक नहीं 80 का सेफ्टी स्टॉक रखते हो तो कितनी बार स्टॉक आउट होगा? 2 बार। यदि आप 50 का सेफ्टी स्टॉक रखते हो तो स्टॉक आउट कितना होगा? स्टॉक आउट कितना होगा? स्टॉक आउट 50 का कितनी यूनिट का स्टॉक आउट होगा? 50 यूनिट का स्टॉक आउट भी होगा और 30 यूनिट का स्टॉक आउट भी होगा। 50 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक रखा, 50 यूनिट का स्टॉक आउट रखने का मतलब सेफ्टी स्टॉक, चलो लिखते चलते हैं समझ लेना। हम सेफ्टी स्टॉक रखते हैं 100 यूनिट का, तो कितनी यूनिट का स्टॉक आउट होगा? 0 यूनिट का स्टॉक आउट होगा। यदि हम 80 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक रखते हैं तो स्टॉक आउट अब कितनी यूनिट का होगा? 20 यूनिट का ही तो स्टॉक आउट होगा। 80 तक तो सेटिस्फाई कर दोगे, 100 की डिमांड आएगी तो 100 नहीं दे पाओगे, 80 तो दे दोगे, उतना तो सेफ्टी स्टॉक पड़ा है। तो स्टॉक आउट कितनी यूनिट का हुआ? 20 यूनिट्स का। थर्ड लेवल था मेरा 50 यूनिट। यदि मैं 50 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक रखता हूं तो क्या होगा? सर 50 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक रखता हूं तो 50 तक कोई भी स्टॉक आउट नहीं होगा। या तो स्टॉक आउट होगा 30 यूनिट का जब 80 की डिमांड आएगी, और या स्टॉक आउट होगा 50 यूनिट का जब 100 की डिमांड आएगी। स्टॉक आउट कितनी यूनिट का होगा? सेफ्टी स्टॉक रखा है 50 का, मैक्सिमम स्टॉक आउट 2 सिचुएशन में हुआ था, 100 के केस में, 80 के केस में। 100 का केस आ गया तो 50 का स्टॉक आउट होगा क्योंकि 50 तो सेफ्टी में पड़ा है, दे देंगे। और 80 वाला केस आ गया तो 30 का स्टॉक आउट होगा, 50 तो पड़ा है। तो हमारे स्टॉक आउट या तो स्टॉक आउट होगा 50 का या स्टॉक आउट होगा 30 का। उसके बाद नेक्स्ट लेवल था हमारा 20। यदि मैं 20 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक रखता हूं तो क्या होगा? मैं 20 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक रखता हूं तो या तो 80 का स्टॉक आउट होगा या 60 का स्टॉक आउट होगा या फिर 30 का स्टॉक आउट होगा। परफेक्ट। कैसे? एक बार एक्सप्लेनेशन ले लें। सर 20 का सेफ्टी स्टॉक है, 100 की डिमांड आ गई तो 80 का स्टॉक आउट हो जाएगा। 20 का सेफ्टी स्टॉक है, 80 की डिमांड आई तो 60 का स्टॉक आउट। 20 का सेफ्टी स्टॉक है, 50 की डिमांड आई तो 30 का स्टॉक आउट होगा। और यदि मैं 10 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक रखता हूं तो क्या होगा? या तो 90 का स्टॉक आउट, 70 का स्टॉक आउट, 40 का स्टॉक आउट, 10 का स्टॉक आउट, ये पॉसिबिलिटी बनती है। और सर मैं सेफ्टी स्टॉक रखता ही नहीं हूं तो 100 का स्टॉक आउट भी होगा, 80 वाला भी होगा, 50 वाला भी होगा, 20 वाला भी होगा, 10 वाला भी होगा, ये सारे स्टॉक आउट होंगे। तो ये मैंने प्रोबेबल स्टॉक आउट्स की लिस्ट बना ली सब्जेक्ट टू मेंटेनेंस ऑफ सेफ्टी स्टॉक। प्रोबेबल स्टॉक आउट सब्जेक्ट टू मेंटेनेंस ऑफ सेफ्टी स्टॉक, ये स्टॉक आउट यूनिट्स है ना।
अब ये स्टॉक आउट कितनी बार होंगे वो भी तो चाहिए। तो कितनी बार होंगे से ज्यादा बेटर मैं प्रोबेबिलिटी ले लूं कि कितना चांसेस है कि ये स्टॉक आउट होगा, तो दैट विल मोर कंफर्टेबल कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि इतने का स्टॉक आउट होगा। जब मैं 100 का सेफ्टी स्टॉक रखता हूं तो 0 स्टॉक आउट होता है। 0 स्टॉक आउट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0 स्टॉक आउट होने की प्रोबेबिलिटी है 33 आउट ऑफ 100, यानी 33% या 0.33। क्लियर है ना? ये सब मैच पढ़ के आए, इतना तो बहुत आराम से पता चल जाता है कि टोटल ऑब्जर्वेशन 100 जिसमें 0 स्टॉक आउट की प्रोबेबिलिटी है 33 आउट ऑफ 100, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0.33। 20 यूनिट का स्टॉक आउट होने की प्रोबेबिलिटी है, 20 यूनिट का स्टॉक आउट होने की प्रोबेबिलिटी, 20 यूनिट का स्टॉक आउट होने की प्रोबेबिलिटी होती है 20.2। 20 वाला लेंगे। नहीं, एक मिनट, सॉरी, 20 वाला नहीं। 20 यूनिट का ये स्टॉक आउट कब है? जब 80 का सेफ्टी स्टॉक है। 80 के सेफ्टी स्टॉक में 20 का स्टॉक आउट कब होगा? जब 100 की डिमांड आएगी तभी होगा ना। तो 100 की डिमांड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2 आउट ऑफ 100। 80 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक जब मैं मेंटेन कर रहा हूं तो फिर स्टॉक आउट कितना होगा, कब होगा? कितना तो बात कम नहीं करते। 80 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक रखने पे स्टॉक आउट कब होगा? जब 100 वाली डिमांड आएगी। और 100 वाली डिमांड कितनी बार आती है? कितने में से? 100 में से। 100 में से 2 बार मतलब 2%। अब ऐसे इसमें सोचो, 50 का सेफ्टी स्टॉक रखता हूं, 50 का स्टॉक आउट कब होगा? जब 100 की डिमांड आएगी, प्रोबेबिलिटी 0.02। 30 का स्टॉक आउट कब होगा? सर जब 50 का स्टॉक रखा है और फिर भी 30 का स्टॉक आउट बोल रहे हो, मतलब डिमांड कितने की आ रही है? 80 की। और 80 की डिमांड कितनी बार आती है? 5 टाइम्स। तो स्टॉक आउट की प्रोबेबिलिटी हो गई 0.5, 0.05। अब तो बस कॉपी करते चलो, 0.02, 0.05 एंड 0.10। कोई डाउट है इसमें? 20 के केस में 80 के लिए 0.02 वही 100 वाली प्रोबेबिलिटी, और यहां पे भी वही कंटिन्यू 0.02, 0.05, 0.10, और यहां पे 20 वाला 20%, 0.2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी पिक कर लिया आप लोगों ने, बहुत खुशी की बात। 0.02, 0.05, 0.10, 0.20 और 10 का स्टॉक आउट होने के लिए 30.030। ठीक है। स्टॉक आउट कॉस्ट। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट कैसे निकालेंगे? स्टॉक आउट यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय स्टॉक आउट कॉस्ट 150 रुपीज पर यूनिट। 150 रुपीज है ना, तो ये हो गया यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय 150। स्टॉक आउट यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय 150 करते चलो। पहले में तो 0, 20 इंटू 150 का 2%, 60, 150
225 दोनों प्लस हो जाएंगी क्योंकि एक ही कंडीशन में है ये। 240 450 again 450 1140 270 525 600 300 1695 300 600 750 600 450 2700। ये आपकी स्टॉक आउट एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट आ गई। कोई डाउट? इज इट ओके? बहुत जगह चाहिए बेटा अभी। नेक्स्ट कैरिंग कॉस्ट एंड देन टोटल कॉस्ट। व्हाट विल बी द कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट? 50 रुपीज ऑन एन एवरेज दिया हुआ है। 100 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक 5000, 80 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक तो 4000, 50 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक तो 2500, 50 रुपीज पर यूनिट लगाते चलो। 20 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक तो 1000, 10 का सेफ्टी स्टॉक तो 500, 0 का सेफ्टी स्टॉक तो 0। अब टोटल कॉस्ट निकाल दो। टू 2195 2700। अब आप देख लीजिए जहां आपकी टोटल कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए वो सेफ्टी स्टॉक रख लेते हैं एंड इट कम्स 2140 इज द मिनिमम टोटल कॉस्ट। चेक कर लीजिए, मैं एक बार आप स्लोली इसको रोटेट कर रहा हूं। सो गाइस, जिन्होंने नोट नहीं किया पॉज करें, नोट करें। तो हमारी मिनिमम टोटल कॉस्ट आ रही है 2140। तो समझदारी इसमें है क्या? 20 का सेफ्टी स्टॉक रखो, उससे आपकी टोटल कॉस्ट 2140 मिनिमम आएगी। ठीक है, इज इट क्लियर? सो इसे एक बार वापस देखेंगे अच्छी तरह। ये सेम क्वेश्चन मल्टीपल टाइम मल्टीपल बुक्स में अलग अलग जगह
सेम क्वेश्चन रिपीट होता है, नया कोई क्वेश्चन ही नहीं बनाता है। समझ में आ गया? यहां तक रिवाइज करें, जितने क्वेश्चंस हमने स्किप किए उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, ठीक है? कॉन्सेप्ट रिवाइज करते चलें साथ में। देन बिल्कुल, तो आगे नए कॉन्सेप्ट्स पे चलेंगे और नई बात करेंगे। अभी के लिए यहीं तक, बाय, सी यू, थैंक यू।